नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में और आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स विद योगेश राय। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस के विषय में। मैट्रिसेस के विषय में इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि मैट्रिसेस क्या है, क्या होती है मैट्रिक्स, उसका नोटेशन क्या है, उसका जनरल एलिमेंट क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे फॉर्म लिख लेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स क्या है और नॉमिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स क्या है। इतनी सारी बातों के विषय में आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा होगा। आइए जानते हैं कि जब कोई भी चीज नई गणित में बनती है तो एक बात ध्यान रखो कि उसके ऊपर 4 लोग प्रभावी हो जाते हैं। जब जब कोई नई चीज बनती है, बोले कौन कौन? बोले जोड़, घटाना, गुणा, भाग अर्थात प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चारों लोग यहां पर मैट्रिसेस में भी प्रभावी होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या मैट्रिसेस का योग संभव है, क्या मैट्रिसेस को घटाया जा सकता है, क्या मैट्रिसेस का गुणा पॉसिबल है, क्या मैट्रिसेस का डिवीजन संभव है। ये सब बातें हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोगों को यह जानने की जरूरत है कि मैट्रिसेस का परिवार कितना बड़ा है। अगर आपको यह पता चल जाए कि मैट्रिक्स के सदस्यों में कौन सदस्य किस प्रकार की प्रकृति का है, तो निश्चित रूप से आप मैट्रिक्स को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। मैंने कहा जब इतनी सारी बातें आप जान चुके तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स के प्रकार कितने होते हैं ये जानते हैं। चलो भाई, एक बार फिर से गणित माता का जोरदार से जयकारा लगाते हैं और शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। क्या है भाई? टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए बेटा, कौन कौन से प्रकार मैट्रिसेस के संभव होते हैं। तो मैंने कहा सबसे पहली मैट्रिक्स बन के आई जिसे कहा गया रो वेक्टर। रो वेक्टर और रो मैट्रिक्स। अब ये क्या है? रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो। क्या कहलाएगी? बोलो, क्या कहलाएगी? रो वेक्टर या रो मैट्रिक्स। अर्थात आप लिख सकते हैं which contains a single row, जो केवल और केवल एक ही पंक्ति को रखती है। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? पंक्ति ऑब्लिक कहलाता है या रो मैट्रिक्स कहलाती है। आप लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल A इक्वल्स टू, ऐसे करके लिखा है A B C D। यहां पे देख पा रहे हो इसका बेटा ऑर्डर क्या होने वाला है? 1 क्रॉस 4। आप देख रहे हो यहां पे पंक्तियां कितनी है? केवल एक ही पंक्ति है। कॉलम कितने हैं? 4 है। मैट्रिक्स कौन सी बन गई? रो मैट्रिक्स, या इसी को क्या बोल देते हैं? रो वेक्टर। जब ये बात समझ में आ जाती है तो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट मैट्रिक्स आप कह सकते हो कि सर अगर रो मैट्रिक्स हो सकती है तो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स भी बन सकती है। तो अगली हेडिंग आ जाएगी कॉलम मैट्रिक्स। आप लिखते रहें, आप एंजॉय करते रहें और पढ़ते रहें। लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही कॉलम हो, एक ही स्तंभ हो। क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। यहां पे लिख देंगे which contains only
सिंगल कॉलम, ओनली सिंगल कॉलम। जो मैट्रिक्स केवल एक ही स्तंभ को रखे, एक ही कॉलम रखे, क्या कहलाएगा? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। आपने कहा सर फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो A इक्वल्स टू ABCD, और आप बता सकते हैं कि भाई इसका ऑर्डर क्या है। मैंने कहा ऑर्डर कितना है भाई, कितनी रोज हैं 4, यहाँ कॉलम कितने हैं 1। तो आप देख रहे हो कि आपके पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4x1। कौन सी मैट्रिक्स है? आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसको बेटा कॉलम वेक्टर भी कहते हैं, तो चाहो तो आप कॉलम वेक्टर भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, आप लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसके बाद कौन सी मैट्रिक्स आती है? जब ये बात समझ जाते हो तो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास आती है जिसे कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? आपने कह दिया कि सर एक ऐसी मैट्रिक्स। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता हूं, किसी भी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए कितने तरीके होते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए किसी भी मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए 2 प्रकार के तरीके हैं। कौन कौन से? सबसे पहला कि आप एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग किसी मैट्रिक्स की डेफिनेशन दे सकते हो, और दूसरा किसी भी मैट्रिक्स की डेफिनेशन उसके साइज या ऑर्डर के हिसाब से दी जा सकती है। यहां पर हम जितनी भी डेफिनेशंस देंगे वो या तो ऑर्डर के हिसाब से होंगी या फिर एलिमेंट्स के हिसाब से होंगी। तो यहां पे देखिए मैंने अभी 2 मैट्रिसेस बताई। कौन कौन सी? बोले रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। मैंने कहा बेटा ये क्या है? आपने कहा सर जी अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक रो है तो वो रो वेक्टर, और अगर किसी मैट्रिक्स में एक कॉलम है तो वो फिर कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके पास आई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें भी साइज का इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने क्या कहा? साइज का इस्तेमाल, अर्थात रो और कॉलम का इस्तेमाल, इनका इस्तेमाल करके हम डेफिनेशन बना रहे हैं, परिभाषा बना रहे हैं। क्या है? रेक्टेंगुलर, अर्थात एक ऐसी मैट्रिक्स जो रेक्टेंगल बनाए, यानी कोई एक आयत बनाए। तो मैंने कहा डेफिनेशन कैसे होगी? आपने कह दिया सर जी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम्स की संख्या बराबर ना हो, इक्वल ना हो, तो उसे क्या कहा जाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप लिख देंगे इन विच रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल, अर्थात रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। तो मैंने कहा कि आप देखोगे कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है ये 2 प्रकार से डिफाइन हुई। आपने लिख दिया दिस इज ऑफ 2 टाइप्स। यह कितने प्रकार की होती है? बोलो बेटा 2 प्रकार की। नंबर फर्स्ट जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और दूसरी मैट्रिक्स कौन सी आ गई? बोलो बेटा, आप कह सकते हो हमारे पास नेक्स्ट आ गई वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप लिख रहे हो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, लिखते रहिए। मैंने क्या कहा कि जो रेक्टेंगल बनेगा ये 2 प्रकार से बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज और एक वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है?
तो आप यहां पे हेडिंग डाल लेंगे, लिख लेंगे हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिख रहे हैं और लिखते रहिएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? कौन सी रेक्टेंगुलर? हॉरिजॉन्टल। तो मैंने आपसे क्या कहा कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज की संख्या कॉलमों की संख्या से कम होती है, यानी जिसमें रोज का मान यानी रोज के जो संख्याएं हैं वो लेस देन होंगी किससे? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी? हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे मैंने एक प्यारा सा एग्जांपल लिया और यहां पे देखिए मैंने कहा एक एग्जांपल ले लिया, a इक्वल्स टू a b c d e f g h। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो मैट्रिक्स बन रही है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। अब ऑर्डर लिखना तो आपको आता ही है, तो भाई मुस्कुरा के लिख दीजिएगा। क्या भाई इसका ऑर्डर क्या बन रहा है? बोले सर जी 2 क्रॉस 4। यहां पे रोज कितनी है? बोले 2। यहां पे कॉलम्स कितने हैं? बोले 4। तो जाहिर सी बात है मैट्रिक्स कौन सी बन रही है? हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। क्यों? यहां पे रोज की संख्या इन कॉलम्स की संख्या से देखिए क्या हो रही है? कम हो रही है। रोज कम है, कॉलम ज्यादा है, अर्थात कौन सी मैट्रिक्स बन गई? हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जब ये बात समझ में आ जाती है तो नेक्स्ट आपने कहा वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अभी देखो बेटा ये क्या आने वाली है, देखिएगा। जब यहां पे आपने रोज को लेस देन कॉलम किया तो हॉरिजॉन्टल बन गई, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आप अपने मन से लिख सकते हो कि सर जी जब रोज का मान ग्रेटर हो जाए किससे? बोलो कॉलम से, यानी रोज इज ग्रेटर देन कॉलम्स। बोलो गणित मैया की जय। रोज का मान ग्रेटर किससे हो गया? कॉलम से। तो जाहिर सी बात है कौन सी मैट्रिक्स बन गई? बोलो बेटा बन गई वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप कह सकते हो। तो मैंने कहा एक एग्जांपल भी ले लिया जाए, ले लेते हैं एक एग्जांपल। आप लिखते हैं फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू, मैंने कहा रोज a b c d e f g h। अब देखो यहां का ऑर्डर लिखो, कितने ऑर्डर की मैट्रिसेस बन रही है? बोले सर जी 4 क्रॉस। आप यहां पे देख रहे हो जो रोज हैं वो ज्यादा हैं, जो कॉलम्स हैं ये देखिएगा वो कम हैं, अर्थात कौन सी मैट्रिक्स बन रही है? वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जब आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के विषय में जान जाते हो तो मैंने कहा भाई आगे की कौन सी मैट्रिक्स बन सकती है? तो नेक्स्ट मैट्रिक्स आप फिर से लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे। जो आगे की मैट्रिक्स है बेटा वो मैट्रिक्स है बहुत ही महत्वपूर्ण मैट्रिक्स है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी देखिए यहां स्क्वायर लगा है। अगर मैं ज्योमेट्री में स्क्वायर की बात करूं तो आप लोग क्या डेफिनेशन देंगे? आप लोग कहेंगे सर जी जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? स्क्वायर या वर्ग कहा जाता है। यहां पर भुजाएं कितनी हैं? 2 ही हैं। कौन कौन? रो और कॉलम। तो जाहिर सी बात है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे, तो उस मैट्रिक्स को आप बेटा क्या कह देंगे?
स्क्वायर मैट्रिक्स कह देंगे, अर्थात लिख देंगे ए मैट्रिक्स इन विच रोज इक्वल्स टू कॉलम्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज का मान या पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक बेहतरीन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग ऐसे करके। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, मैंने कहा भाई ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसका बेटा ऑर्डर क्या है? बोलेंगे सर जी इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अब क्या दिक्कत है? यहां पे 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, कौन सी मैट्रिक्स बन गई? बोले सर स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। देखिए जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ये बड़ी जालिम है, बड़ी कातिल है। इसी ने न जाने कितनी मैट्रिसेस को जन्म दिया, इसी ने जाने कितनी मैट्रिसेस को क्रिएट किया। ऐसा क्यों? देखिएगा, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना संभव हुआ। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट भी निकाला जा सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। न जाने कितनी प्रॉपर्टीज इस वर्ग ऑफ व्यू के ऊपर बन गई और न जाने कितने मैट्रिसेस इसके ऊपर डिफाइन हो गए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि भैया ये वर्ग ऑफ व्यू है, इसको बेहतरीन तरीके से समझिएगा। मैं कहना चाहूंगा भाई थोड़ा सा मुस्कुरा ले लिया करो, क्योंकि आपके मुस्कुराने से हमको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। आपका मुस्कुराना ये बताता है कि आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं, आप हमारी बातों को समझ पा रहे हैं, और हमारा प्रयास है कि आप हमारी बातों को बेहतरीन ढंग से समझें। जो चीज ना आए उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर ये चीज क्या होती है। बिलीव मी, विश्वास करो मेरा, मैं आपको निश्चित रूप से आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा और निश्चित रूप से वो रिप्लाई आपके लिए संतुष्टिदायी होगी, ऐसी इच्छा है। तो चलिए, मैंने कहा भाई स्क्वायर मैट्रिक्स समझ लेते हैं। जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है तो मैंने कहा इसमें 2 डायगोनल भी बन जाते हैं। कौन कौन से? बोले बेटा एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल। मैंने कहा बेटा ये वाला कौन सा डायगोनल है? ये वाला डायगोनल, इसे हम लोग ऑन डायगोनल कहते हैं, यानी हमेशा ये ऑन रहता है, या कई बार लोग इसे लीडिंग डायगोनल कह देते हैं। लीडिंग डायगोनल, कई बार लोग इसे ही प्रिंसिपल डायगोनल कह देते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल, ये भी इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, आपने ऐसा कह दिया। जब ये बात समझ में आ गई तो आपने कहा सर जी तो फिर इस वाले डायगोनल को क्या कहते हैं? देखिए बेटा, इस वाले डायगोनल को हम लोग ऑफ डायगोनल कहते हैं, और ये सदैव बंद रहता है, सोता रहता है। क्लियर? तो चलिए, तो मैंने कहा आपसे कि यहां पे 2 डायगोनल बन रहे हैं, एक लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल और दूसरा ऑफ डायगोनल। एक बात ध्यान रखिएगा, हम लोग हमेशा जो मैट्रिसेस का स्टडी करेंगे वो हमेशा लीडिंग डायगोनल पे करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल पे करेंगे। कभी हम ये नहीं करते कि भाई हम ऑफ डायगोनल पे स्टडी करें। अब मेरा क्वेश्चन उठता है कि क्या केवल लीडिंग डायगोनल पे ही स्टडी की जा सकती है? तो आप बताएंगे, आप कहेंगे नहीं सर, हम चाहें तो इस पे स्टडी यानी ऑन डायगोनल पे करें या ऑफ डायगोनल पे करें, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन
अगर मैं ऑफ डायगोनल पे स्टडी करता हूं तो याद रखिएगा, जब भी ऑफ डायगोनल ऑन डायगोनल हो जाएगा, क्योंकि जिस पे स्टडी करोगे वो ऑन डायगोनल होना चाहिए, तो जब अगर आप ऑफ डायगोनल पे स्टडी करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, और जब ये ऑन होगा तो बेटा एक माइनस साइन देता है। और आप जानते हो कि आप अपनी रियल लाइफ में भी निगेटिविटी से हमेशा बचा करते हैं। तो मैंने कहा गणित भी वही काम कर रही है। एक एग्जांपल मैं आपको बेहतरीन बताता हूं ऑफ डायगोनल का। आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो देखिए, जब आपने सर ने वज्र गुणन विधि बताई थी तो आपके सर ने कहा था कि जब ऐसे गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं मिलता है, लेकिन जब ऐसे गुणा करते हैं तो यहां पे एक माइनस साइन कहते थे लगा दो। अब ये माइनस साइन अपने आप नहीं आया था। क्यों आया था? क्योंकि जब आपने ऑफ डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन कराया था, ऑफ डायगोनल से उसको क्या किया भाई, ऑन किया था, तो वो ऑफ डायगोनल यहां पे क्या देने लगा था, माइनस साइन देने लगा था। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको हमेशा ऑन डायगोनल पे स्टडी करनी है, लीडिंग डायगोनल पे स्टडी करनी है। चलिए, जब ये बात आप समझ जाते हैं तो आगे की ओर बढ़ जाते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई भैया, और स्क्वायर मैट्रिक्स बनने के बाद एक और नई मैट्रिक्स आ गई। कौन सी मैट्रिक्स? जिसका नाम था डायगोनल मैट्रिक्स। अभी देखो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। मैंने क्या कहा? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हो जाएं? बोले सर जी जीरो हो जाएं, तो उसे क्या कहने वाले हो? बोल देंगे सर जी डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। तो मैंने कहा बेटा लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच लीविंग द डायगोनल एलिमेंट्स all other elements are zero। मैंने कहा बेटा एक एग्जाम्पल से समझा जाए, तो मैंने कहा क्या होगा एग्जाम्पल? आप लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। चलिए, और साथ साथ में छापते रहो। चलिए, तो भाई छापते रहो। यहां पे देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि a इक्वल्स टू a, यहां पे 0 0 0 b 0 0 0 c। कौन सी मैट्रिक्स दिख रही है? देखिए, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर अन्य सारे एलिमेंट कैसे हैं? जीरो। तो कौन सी मैट्रिक्स बेटा बन गई? बोले डायगोनल मैट्रिक्स बन गई, विकर्ण ऑफ व्यू बन गया। मैंने कहा भाई यहां पे कंडीशन लगा देते हैं, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, c इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब आप ये समझ जाते हो कि भाई डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, तो नेक्स्ट मैट्रिक्स बन जाती है, उसको भी लिख लेते हैं। उम्मीद है, आशा है कि आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। चलिए भाई, इसी उम्मीद के साथ एक और मैट्रिक्स लिखते हैं जिसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो बेटा, ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है अदिश आव्यूह, हिंदी में कहा जाता है। एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, मैंने क्या कहा? एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव या मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, क्या कहा जाता है? स्केलर मैट्रिक्स। आपने कह दिया क्या भाई?
a diagonal matrix in which all leading diagonal elements are equal। सबसे पहली बात मैंने कहा बेटा, अगर वो स्केलर है तो स्केलर होने के लिए उसे क्या होना पड़ेगा? आप बोल देंगे सर जी डायगोनल होना पड़ेगा। तो डायगोनल के मुख्य विकर्ण के अवयव क्या नहीं होते हैं? जीरो नहीं होते हैं। इसीलिए उसने कहा है कि स्केलर बनाना है किसको? डायगोनल को। तो उसके लीडिंग डायगोनल को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई आप एक एग्जांपल से समझ लीजिएगा। a इज इक्वल्स टू k 0 0 0 k 0 0 0 k बन गई भाई। कौन सी मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स। यहां रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? बोल देंगे सर जी k इज नॉट इक्वल टू 0, k का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों बेटा? अगर k 0 हो जाएगा तो ये मैट्रिक्स पूरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इति तो आगे और बढ़ जाते हैं। हंसते रहते हैं, हंस के पढ़ो, मुस्कुरा के पढ़ो, आना चाहिए। चलिए, जब ये बात आपको समझ में आ जाती है तो मैं कहता हूं एक नोट पॉइंट यहां पे बन जाता है। क्या बन जाता है? कि भाई कोई भी जो स्केलर मैट्रिक्स है वो सदैव कौन सी मैट्रिक्स होती है? डायगोनल मैट्रिक्स होती है। तो यहां अपने नोट पे नोट कर लेंगे क्या भाई? एक स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनल। कोई भी स्केलर मैट्रिक्स सदैव कैसी मैट्रिक्स होती है? बोलो बेटा, डायगोनल होती है। जब ये बात आपके समझ में आ गई तो नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स आने वाली है, बहुत ही बेहतरीन मैट्रिक्स, और जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। देखिए बेटा, अगर मैं यूनिट मैट्रिक्स का डिस्कशन करूं तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, और मैं कई बार कहता हूं कि आप बड़ा वीडियो देखना नहीं चाहते, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन यहां पे नहीं कर पाता हूं। तो मैंने कहा भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? देखिएगा, चाहे जितने भी नंबर बने या कोई चीज बने गणित में, एक न एक आइडेंटिटी उसमें जरूर होती है। मैं बात करूं नंबर्स की तो उसमें एक होता है, मैं बात करूं फंक्शन की तो उसमें आइडेंटिटी फंक्शन होता है, मैं बात करूं वेक्टर की तो उसमें यूनिट वेक्टर होता है, और अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स की तो इसमें भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। इन सब का काम क्या है? आप देखते हो संख्याओं के केस में एक का गुणा किसी के साथ किया जाए लेकिन संख्या के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। सिमिलरली यहां पर भी मैट्रिक्स, अगर कोई आइडेंटिटी है तो उसका गुणा किसी भी मैट्रिक्स में करेंगे लेकिन उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत सारा डिस्कशन दिया जा सकता है। तो चलिए, मैंने कहा लिख लो भाई यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए बेटा, ये क्या होता है? मैंने कहा भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट कैसे किया गया? बोले सर जी आई से डिनोट किया जाता है। डिफाइन कैसे किया गया? एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट एक के बराबर होते हैं, यूनिट के बराबर होते हैं। आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे भाई? इट इज डिनोटेड बाई, कैसे? INOR, and defined as a scalar matrix
having diagonal element unity is called यूनिट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? यूनिट मैट्रिक्स। या जनरल वे में आप लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं? आप कह सकते हैं ऐसी मैट्रिक्स जिसका गुणा किसी भी मैट्रिक्स के साथ किया जाए परंतु उस मैट्रिक्स के उसका प्रभाव उस मैट्रिक्स के ऊपर ना पड़े, क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। मैंने कहा बेटा एक एग्जांपल ले लेते हैं I3 का। 3 ऑर्डर की कोई यूनिट मैट्रिक्स है, क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए जब ये बात आपके समझ में आ जाती है तो मैंने कहा यहां पे एक नोट पॉइंट बन जाता है। क्या नोट पॉइंट बनता है? नोट पॉइंट ये बनता है कि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर और डायगोनल दोनों होती है, अर्थात अ यूनिट मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्केलर as well as डायगोनल। क्लियर? कोई भी यूनिट मैट्रिक्स स्केलर के साथ साथ डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। जब ये बात आपके समझ में आ जाती है तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं अगली मैट्रिक्स की। किस मैट्रिक्स के परिवार में और कौन सा सदस्य है? तो आगे की मैट्रिक्स आती है जिसका नाम है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अभी देखो बेटा ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैंने कहा एक ऐसी मैट्रिक्स जो दी गई मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज करके बनाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यानी मैं क्या लिख सकता हूं? ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज इंटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इंटू रोज क्या कहलाएगी? बोलो बेटा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। और इसे डिनोट कैसे करेंगे? डिनोटेड बाय, बोले ए डैश और ए पावर। ये क्या कहलाएगी? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि कोई मैट्रिक्स ऐसे ली गई ए बी सी डी ई एफ, आप देख पा रहे हो इसका ऑर्डर क्या है? बोले सर जी 3 क्रॉस 2। तो यहां पे इसकी ये डैश क्या बनेगी? आपने कहा सर जी ये रो है, इसे कॉलम बना दो। ये रो है, इसे कॉलम बना दो। ये रो है, इसे कॉलम बना दो। देखिए बन गई ये डैश। अब इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 3। तो यहां पे आपके पास नोट में क्या मिला? आपने कहा सर जी अगर दी गई मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की है तो जो a डैश मैट्रिक्स मिलेगी वो n क्रॉस m ऑर्डर की होगी। तो आपने कहा अगर कोई मैट्रिक्स a है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, तो इसका a डैश करोगे तो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की मिलेगी? n क्रॉस n। तो देखिएगा ये थी आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं इसके आगे वाले वीडियो में, जिसमें देखेंगे कि मैट्रिक्स के और कौन कौन से रूप हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।